हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। ये मैं टाइम लिख रहा हूँ ताकि बहुत लंबा वीडियो ना बने। देखो, एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, इस पे बात करेंगे हम। एरोमेटिक भूल जाओ, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, हटाओ एरोमेटिक कंपाउंड। पहले थोड़ा उसके पहले से बात करते हैं। एल्कीन है ये। एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराए हैं प्लेटिनम कैटालिस्ट। 9th में एक रिएक्शन पढ़े होंगे। रिएक्शन ऐसा कुछ रहा होगा कि कोई भी एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको H2 दे दो और कैटालिस्ट दे दो। कैटालिस्ट प्लैटिनम, प्लैडियम, निकेल, इसमें से कोई भी दे दो, तो ये H2 इस पाई बॉन्ड के अबाउट जुड़ जाता है और बन जाता है CH3। याद होगा 9th में पढ़े होगे कुछ वनस्पति घी करके, याद है? चलो, याद आया होगा। होता क्या है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन हुआ क्या है, इसमें H बॉन्ड टूटा है और CC पाई बॉन्ड टूटा है। इसके बाद क्या हुआ है, HH बॉन्ड टूट के H डॉट हुआ है और यहाँ CC पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट आया और उसके बाद ये H इसके साथ जुड़ गया, ये H इसके साथ जुड़ गया। डिटेल मैकेनिज्म इसमें और क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में, लेकिन फिलहाल तो यही होता है। हुआ क्या, एक सिग्मा बॉन्ड टूटा, एक सिग्मा बॉन्ड टूटा, एक पाई बॉन्ड टूटा और दो सिग्मा बना। दो सिग्मा कैसे बना, CH। एक सिग्मा टूटा, एक पाई टूटा और दो सिग्मा बना। दो सिग्मा बना। तुमको क्या लगता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है, इसको ये टूट गया होगा कम ही एनर्जी से। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ा होगा। और दो सिग्मा बना है, इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ होगा। बनने में एनर्जी रिलीज होता है, बॉन्ड टूटने में एनर्जी देना पड़ता है। देना कम पड़ा, रिलीज ज़्यादा हुआ। इसका मतलब हाइड्रोजनेशन जनरली एक्सोथर्मिक होता है। मतलब अगर डबल बॉन्ड के अबाउट हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगा। हाइड्रोजनेशन जनरली एक्सोथर्मिक होता है। जनरली, एक्सेप्शनली एक आध जगह पे ऐसा होता है एंडोथर्मिक, अदरवाइज जनरली एक्सोथर्मिक होता है। अब देखो, हाइड्रोजन जब ये साइक्लोहेक्सीन है, कोई भी एल्कीन ले सकते हो, हमने साइक्लोहेक्सीन लिया है। इससे हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। देखो, ये वाला बॉन्ड टूटा है, ये HH बॉन्ड टूटा है और फिर एक H यहाँ पे जुड़ा, एक H यहाँ पे जुड़ा। एक्चुअली यहाँ पे गौर करो तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। और जब ये HH बॉन्ड टूटा और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा तो हर जगह दो दो हाइड्रोजन हो गया। जिस रूम में मैं लेक्चर ले रहा हूं अभी, बगल में गली है, गली में लोग झगड़ा कर रहे हैं। कितना टाइम मिल जाता है इन लोगों को झगड़ा करने का। देखो, तो ये हाइड्रोजनेशन हुआ, हाइड्रोजनेशन में एनर्जी रिलीज हुआ, 120 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ। इसी तरह से अगर ये यहाँ पे दो जगह डबल बॉन्ड होता, 2 मोल हाइड्रोजन देते, तो एनर्जी कितना रिलीज होना चाहिए था, एनर्जी ऑलमोस्ट डबल रिलीज होता। मतलब डेल्टा H इक्वल टू 2 इंटू -120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये
240 माइनस 240 किलो जूल एनर्जी रिलीज होना चाहिए था। इसी तरह से अगर बेंजीन को 3 मोल हाइड्रोजन देंगे, प्लेटिनम कैटालिस्ट देंगे, तो यहाँ पे एनर्जी कितना रिलीज होना चाहिए? 3 इंटू 120, क्योंकि एक पाई बॉन्ड के अबाउट हाइड्रोजन जुड़ने से 120 एनर्जी रिलीज होता है, तो 3 पाई बॉन्ड के अबाउट हाइड्रोजन जुड़ने से 3 इंटू 120 एनर्जी रिलीज होना चाहिए। मतलब यहाँ होना चाहिए था 360 किलो जूल एनर्जी रिलीज। ठीक है, ये जो हमने लिखा है कैलकुलेटेड, ये जो लिखा है हमने कैलकुलेटेड का मतलब एक डबल बॉन्ड के अबाउट हाइड्रोजन जुड़ा तो 120 एनर्जी रिलीज हुआ, ये एक्सपेरिमेंट से आया है। तो हम उसी से अंदाजा लगा दिए कि 2 डबल बॉन्ड के अबाउट हाइड्रोजन जुड़ेगा तो 240 और 3 के अबाउट 360 किलो जूल एनर्जी रिलीज होना चाहिए। कैलकुलेटेड का मतलब यही हुआ कि इसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट कर लिया है। जबकि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये है कि 2 मोल हाइड्रोजन जब 1 मोल बेंजीन के साथ 1 मोल इस कंपाउंड के साथ जुड़ता है, मतलब 2 मोल डबल बॉन्ड के साथ 2 मोल हाइड्रोजन जुड़ता है। इस पार्टिकुलर केस में जब हाइड्रोजनेशन होता है तो 240 किलो जूल एनर्जी रिलीज ना होके 232 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है। ये रिलीज होता है इसलिए माइनस है। ठीक है, जबकि बेंजीन का जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो 360 किलो जूल एनर्जी ना रिलीज होके 208 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है। ऐसा क्यों होता है, इसी पे सोचना है। जरा गौर करो, यहां तो 120 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ, यहाँ पे 232 एनर्जी रिलीज हुआ। रिलीज होना कितना चाहिए था? रिलीज होना चाहिए था 240। कितना कम रिलीज हुआ? 8 किलो जूल एनर्जी कम रिलीज हुआ। क्यों? ये यहाँ तो मतलब समझ में आता है कि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है और दोनों कंजुगेशन में है, जिसके वजह से रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने से इसका एनर्जी, कोई किसी भी कंपाउंड में रेजोनेंस होता है तो क्या होता है? एनर्जी घट जाता है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। तो ये चूंकि रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, इसका एनर्जी कम हो जाएगा, तो इसके पास एनर्जी कम है तो निकलेगा भी एनर्जी कम। तो रेजोनेंस के कारण कितना एनर्जी इसका कम हो गया है? 8 किलो जूल का। इसी वजह से यहाँ एनर्जी 240 ना होके 232 एनर्जी रिलीज हुआ है। अब कोई ये भी बोल सकता है कि सर यहाँ भी तो और ज्यादा रेजोनेंस हुआ, यहाँ भी तो कंजुगेशन में तीनों पाई बॉन्ड है। पर रुक जाओ, यहाँ पहुंचने के पहले इस पे थोड़ा और बात करते हैं। अगर ये कंपाउंड ना होके ये कंपाउंड होता, एक डबल बॉन्ड इधर एक डबल बॉन्ड इधर, मतलब ये दोनों डबल बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं होता। इस केस में अगर इसको 2 मोल हाइड्रोजन दोगे, प्लेटिनम दोगे, बनेगा साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगा यहाँ एग्जैक्टली -240 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा। ये कैलकुलेटेड भी है और एक्सपेरिमेंटल भी यही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस के कारण इसका एनर्जी कम नहीं होगा। तो जब इसके पास एनर्जी कम नहीं रहेगा, ज्यादा ही रहेगा, तो ज्यादा ही रिलीज होगा। समझा? कंजुगेशन के वजह से ये स्टेबलाइज हो गया है, इसका एनर्जी कम हो गया है, तो एनर्जी कम है तो निकलेगा भी कम। समझा? अब सवाल ये है कि अगर इसकी बात करें तो यहां तो रेजोनेंस के कारण एनर्जी कम हो गया है, जिसके वजह से 8 किलो जूल कम निकला है एनर्जी। अब यहाँ पे कुछ और रेजोनेंस हो जाएगा, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, एनर्जी रिलीज होना चाहिए था 360 किलो जूल, रिलीज हुआ 208। यहाँ इतना ज्यादा कम कैसे हो गया? होना चाहिए था -360, मतलब 360 रिलीज होना चाहिए था, हुआ 208। मतलब यहां से जब यहाँ आए तो 240 के जगह 232 एनर्जी रिलीज हुआ। समझ में आता है रेजोनेंस के कारण 8 किलो जूल कम हो गया होगा। बट यहाँ भी, यहाँ से जब यहाँ आए तो 8 किलो जूल नहीं तो 16 किलो जूल, 32 किलो जूल कम हो जाना चाहिए था। इतना ज्यादा से कम कैसे हो गया? 360 रिलीज होना चाहिए था, अब हुआ 208। मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया? बहुत ज्यादा से कम हो गया है। इतना ज्यादा से कम क्यों हुआ? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि
यहाँ रेजोनेंस से स्टेबलाइज हुआ था ये कंपाउंड, जिसके वजह से एनर्जी कम रिलीज हुआ है। यहाँ रेजोनेंस के कारण तो स्टेबलाइज हुआ ही होगा, उसके साथ कोई और एडिशनल फैक्टर होगा जिसके कारण ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो गया होगा, जिसके कारण इसके पास एनर्जी बहुत कम हो गया होगा, जिसके वजह से जब एनर्जी ही कम है तो रिलीज भी कम होगा। ठीक है, तो केवल यहाँ रेजोनेंस फैक्टर नहीं रहा होगा, रेजोनेंस के अलावा भी कोई फैक्टर रहा होगा। सोचो जरा, एक एग्जाम्पल से बताते हैं हम। अगर एक कंपाउंड ले लें हम ऐसा, कोई भी डबल बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं है, इसको 3 मोल हाइड्रोजन दे दो, प्लेटिनम दे दो, बन जाएगा, ये बनेगा। एनर्जी कितना रिलीज होगा? एग्जैक्टली 120 का 3 टाइम्स। कोई कंजुगेशन में नहीं है, कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है, तो एक डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन जुड़ने पे एनर्जी रिलीज होता है 120, तो 3 डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन जुड़ने से एनर्जी रिलीज होगा -360 किलो जूल। बिल्कुल सही है। अब सोचो, अगर यहां पे 2 को कंजुगेशन में कर दो, इसके बाद अगर 3 मोल हाइड्रोजन दो और प्लेटिनम दो, यहां भी बनेगा सेम कंपाउंड। यहां जो एनर्जी रिलीज होगा 360 से थोड़ा कम रिलीज होगा, 8 किलो जूल के आसपास कम हो जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा -352 किलो जूल, अप्रॉक्सीमेट इतना रिलीज होगा। अब सोचो, अगर इसको भी कंजुगेशन में डाल देते, इसको भी कंजुगेशन में डाल देते और इसको 3 मोल हाइड्रोजन देते, प्लेटिनम देते, तो बनता तो यही कंपाउंड, और यहाँ जो डेल्टा एच होता बहुत होता, तो यहाँ 8 किलो जूल और कम होना चाहिए था। लेकिन अच्छा, 8 किलो जूल और कम होना चाहिए था, होगा भी 8 किलो जूल के आसपास ही कम, 352 है तो ये 8-10 किलो जूल कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीसरा बॉन्ड भी कंजुगेशन में आ गया, जिसके वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, जिसके वजह से एनर्जी रिलीज हो जाएगा। इसके पास एनर्जी कम रहेगा तो कम रिलीज होगा। लेकिन अगर इसमें इसमें जितना एनर्जी रिलीज हुआ, इसमें उससे थोड़ा कम, और इसमें इससे थोड़ा कम रिलीज होगा। लेकिन अगर यही 1 2 3 4 5 6, अगर एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, उससे समझ आएगा। हम लिखते हैं, देखो ये कंपाउंड इसी के टाइप का कंपाउंड है, तीनों पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है। इसका जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो जितना भी एनर्जी रिलीज होता है, केवल इधर जोड़ देने से, इधर जोड़ देने से इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो एनर्जी बहुत कम रिलीज होता है। इसमें जितना रिलीज होता है, इसमें कितना रिलीज होगा? 120 इंटू 3 से थोड़ा कम, रेजोनेंस के कारण। यहां पे रिलीज होगा 120 इंटू 3 से बहुत कम। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है, यहां पे हमने दिखाया है। जबकि इसमें हाइड्रोजनेशन कराओगे तो ऑलमोस्ट 360, एग्जैक्ट 360 नहीं, 360 से 16 या 20 किलो जूल कम होगा, बट इतना कम नहीं होगा। ये इतना कम होने के पीछे क्या वजह रहा होगा? रेजोनेंस तो इसमें भी हो रहा है, रेजोनेंस तो इसमें भी हो रहा है, तो रेजोनेंस के अलावा भी कोई फैक्टर रहा होगा। ठीक है, ये देखो, ये दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, एक ओपन चेन है, एक क्लोज चेन है, लेकिन पाई बॉन्ड का नंबर और पाई बॉन्ड तीनों कंजुगेशन में, यहां भी तीनों कंजुगेशन में। मतलब क्लियर है कि कई कंपाउंड ऐसा होता है जो अपने ओपन चेन स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा स्टेबल है। ये कंपाउंड जो है अपने ओपन चेन, ये जो कंपाउंड है अपने एनालोगस ओपन चेन स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा स्टेबल है। ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। फिर से समझना, वो कंपाउंड जो अपने एनालोगस ओपन चेन स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा स्टेबल है, उसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। इन्हीं चीजों को हम दूसरे तरह से फिर से समझाते हैं।
देखो इसका हाइड्रोजनेशन कराओ, कितना एनर्जी रिलीज होगा? 120 किलो जूल। इसका हाइड्रोजनेशन कराओ, कितना एनर्जी रिलीज होगा? 240 किलो जूल। इसका हाइड्रोजनेशन कराओ, कितना एनर्जी रिलीज होगा? ऑफकोर्स 2 मोल यहां लगेगा, 2 मोल यहां लगेगा। कितना एनर्जी रिलीज होगा? 240 से कम, 8 किलो जूल कम हो जाएगा, 232 किलो जूल। इसका हाइड्रोजनेशन कराओ, कितना एनर्जी रिलीज होगा? 360, मतलब 120 इंटू 3 में थोड़ा कम, मतलब 16 किलो जूल के आसपास घट जाएगा इसमें। तो इससे थोड़ा कम एनर्जी रिलीज होगा, मतलब घटा दो दिस -16, इतना किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, सब निगेटिव में रहेगा अगर डेल्टा एच लिखेंगे तो। ठीक है, जबकि अगर इसको केवल जोड़ देते हो तब इसका हाइड्रोजनेशन कराते हो तो एनर्जी बहुत कम रिलीज होता है। अभी हमने बताया था एनर्जी रिलीज होता है 208, एनर्जी रिलीज होता है 208 किलो जूल। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी तीन एच सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, 3 CC पाई बॉन्ड टूटेगा और 6 CH सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी यही होगा, 3 HH सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, 3 CC पाई बॉन्ड टूटेगा और 6 CH सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। तो यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज हुआ, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज हुआ। इसका मतलब है इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसके पास एनर्जी कम है। तो ये एनर्जी कहाँ है? इसके पास एनर्जी कम है तो कहाँ है? जो कुछ भी हो रहा है, पाई बॉन्ड ही टूट रहा है और उसके बदले में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। मतलब इसके पाई क्लाउड में एनर्जी कम है और इसके पाई क्लाउड में एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब इसके पाई क्लाउड में एनर्जी ज्यादा है और इसके पाई क्लाउड में एनर्जी कम है। मतलब कोई कंपाउंड पाई क्लाउड में एनर्जी कम है, मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर कोई भी कंपाउंड अपने एनालोगस ओपन चेन स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा स्टेबल है तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अब तुमको ये समझ नहीं आ रहा होगा बहुत ज्यादा का क्या मतलब सर, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखो कुछ ये दो कंपाउंड है, एक ये है एक ये है। इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो, यही चीज है। ठीक है, इसको केवल इधर जोड़ देने से एक नया कंपाउंड बन जाता है और इस दोनों कंपाउंड के स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा का डिफरेंस होता है। स्टेबिलिटी में ज्यादा का डिफरेंस मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल, ये बहुत कम स्टेबल। कम स्टेबल मतलब इसके पास ज्यादा एनर्जी और इसके पास कम एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी कहां है? इसके पाई क्लाउड में। या मतलब जो हम बोल रहे हैं कि इसके पास ज्यादा एनर्जी है और इसके पास कम एनर्जी है, तो इसके पास ज्यादा एनर्जी जो है वो एनर्जी किस कहां पे है जिसके वजह से इसके पास एनर्जी ज्यादा हुआ है? इसके पाई क्लाउड में एनर्जी ज्यादा है, इसके पाई क्लाउड मतलब पाई बॉन्ड जो है उसमें एनर्जी कम है। तो देखो इसको केवल जोड़ देने से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गया है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में स्टेबल होगा, मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर में एनर्जी इसके पास कम होगा और जब जोड़ दोगे तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। कुछ ऐसा भी कंपाउंड है ओपन चेन स्ट्रक्चर में इसके पास जितना एनर्जी होगा, क्लोज करने के बाद भी एनर्जी उतना ही रहेगा। ऐसा कंपाउंड जिसका ओपन चेन स्ट्रक्चर क्लोज स्ट्रक्चर से ये केवल जोड़ देने से इसका एनर्जी कम हो गया है। यहां पे हमने लिखा है एनर्जी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। इसको जोड़ देने से इसके पाई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम हो गया है।
इसको जोड़ देने से इसके पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। इसको जोड़ देने से एनर्जी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, पाई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ऐसा कंपाउंड जो अपना एनालोगस ओपन चेन स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ऐसा कंपाउंड जो अपने एनालोगस ओपन चेन स्ट्रक्चर से बहुत कम स्टेबल होता है उसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ऐसा कंपाउंड जो अपने एनालोगस ओपन चेन स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के लगभग बराबर होता है उसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इतना कुछ से क्या समझ आया? इतना तो समझ आया कि अगर पूछा जाए हमें कि बताओ इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल, तो ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी इसका ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसका हाइड्रोजनेशन कराएं और इसका हाइड्रोजनेशन कराएं तो एनर्जी कहां से ज्यादा रिलीज होगा? ऊपर वाले से एनर्जी कम रिलीज होगा, नीचे वाला से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, क्योंकि ये कम स्टेबल है मतलब इसके पास ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा रिलीज होगा, तो इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। सिमिलरली अगर हम बोलें ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, ये देखो ये और ये एक ही चीज है, ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल? ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल। इसका मतलब है कि इसके पास एनर्जी कम है, सॉरी ये ज्यादा स्टेबल है मतलब इसके पास एनर्जी कम है, मतलब इसका अगर हाइड्रोजनेशन कराते हो और इसका हाइड्रोजनेशन कराते हो तो इसके पास चूंकि एनर्जी कम है तो यहां कम एनर्जी रिलीज होगा और इससे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। ठीक है, अगर इस दोनों की बात करें तो इसका स्टेबिलिटी और इसका स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर है, तो इसका हाइड्रोजनेशन करो चाहे इसका हाइड्रोजनेशन कराओ, दोनों से एनर्जी बराबर निकलेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ डेटा बेस्ड। जब बता दिया जाए कि इससे बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है हाइड्रोजनेशन में, इससे बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है और इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए एरोमेटिक। इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है इसके एनालोगस ओपन चेन स्ट्रक्चर से कम एनर्जी रिलीज होता है, तो अपने एनालोगस ओपन चेन स्ट्रक्चर से कम स्टेबल है इसलिए एंटी एरोमेटिक। ये अपने एनालोगस ओपन चेन स्ट्रक्चर के इक्वली स्टेबल है इसलिए नॉन एरोमेटिक। तो ये तो डेटा दिया रहे तब ना, बिना डेटा दिए कंपाउंड को देख के हम कैसे बताएंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। इस पे अब हम बात करने वाले हैं। देखो क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, क्या क्राइटेरिया है, कंपाउंड को पहचानेंगे कैसे कि एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है? हक्कल रूल्स भी बोलते हैं इसको, एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये रूल दिया था। दो चीज याद रखना है तुमको, ये जो डिफिनेशन है हमने कॉपी किया है पॉल ब्रूस से, क्योंकि पॉल ब्रूस का डिफिनेशन मेरे को ज्यादा सही लगा। ऐसे सारे बुक्स ठीक ही लिखते हैं, स्टैंडर्ड बुक की हम बात कर रहे हैं, लोकल ऑथर की बात नहीं कर रहे हैं। क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, दो कंडीशन को फुलफिल करेगा अगर तो वो एरोमेटिक होगा। पहला, अनइंटरप्टेड साइक्लिक क्लाउड, इसको हम सिंपल वे में भी बताएंगे, अनइंटरप्टेड साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ मोलिक्यूल। मतलब क्या होना चाहिए? साइक्लिक क्लाउड होना चाहिए, साइक्लिक क्लाउड होना चाहिए किसका? पाई इलेक्ट्रॉन का। कहां पे? मोलिक्यूल के ऊपर भी मोलिक्यूल के नीचे भी, मतलब मोलिक्यूल के प्लेन के ऊपर और मोलिक्यूल के प्लेन के नीचे भी। अगर ऐसा हुआ तो वो एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। अभी दूसरा कंडीशन बाकी है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? अच्छा पहला को पहले समझ लेते हैं। जैसे बेंजीन की ही बात करें हम, तो बेंजीन में क्या होता है समझना। बेंजीन में होता है
ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ये पूरा का पूरा कॉपी के प्लेन में है। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड का पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके डबल बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल ऐसे खड़ा रहता है, यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल ऐसे खड़ा रहेगा और यही दोनों ओवरलैप किए रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे पी ऑर्बिटल ऐसे खड़ा और यही दोनों ओवरलैप किए हुए रहेगा। यहाँ का पी ऑर्बिटल ऐसे खड़ा, यहाँ का पी ऑर्बिटल ऐसे खड़ा, ये दोनों ओवरलैप किए हुए रहेगा। तो ये बेंजीन है। अब तुम जरा सोचो कि ये जो पी ऑर्बिटल यहाँ पे खड़ा है, 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 रेजोनेंस के कारण ये ऐसे नहीं है, सब एक दूसरे से ओवरलैप रहता है। तो देखो यहाँ का पी ऑर्बिटल, यहाँ का पी ऑर्बिटल, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, ये मिलके क्लाउड नहीं बना रहा है, क्लाउड। ऐसे सोचो, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, सब एक दूसरे से ओवरलैप है, तो क्लाउड बना ना। सिमिलरली इस प्लेन, ये मोलिक्यूल का जो प्लेन है, बेंजीन रिंग का जो प्लेन है, इसके नीचे भी क्लाउड बनेगा। देखो यहाँ पे हम तुमको बताते हैं, ऐसे ही ना रहेगा भाई। तो ये देखो ऊपर 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 क्लाउड बना और देखो ये नीचे भी क्लाउड बनेगा, है ना। तो किसी भी कंपाउंड में मोलेकुल के प्लेन के ऊपर और मोलेकुल के प्लेन के नीचे दोनों साइड क्लाउड बनना चाहिए, तभी वो एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, हो सकता है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दूसरा कंडीशन भी फुलफिल करना होगा। ठीक है, तो एक चीज समझना, ये तभी पॉसिबल है मोलेकुल के ऊपर भी क्लाउड बने या मोलेकुल के नीचे भी क्लाउड बने, ये तभी पॉसिबल है जब हर कार्बन पे पी ऑर्बिटल होगा। तुम खुद सोचो, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ पे पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, बट यहाँ पी ऑर्बिटल नहीं है, तो क्लाउड नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसका मतलब एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई साइक्लिक पाथ पे हर कार्बन पे पी ऑर्बिटल होना चाहिए। और दूसरी चीज सोचो, ये जो बेंजीन रिंग है, ऊपर भी क्लाउड बना है, नीचे भी क्लाउड बना है। इमेजिन करो बेंजीन रिंग ऐसे है, इस बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग प्लेनर है, प्लेनर होता है, इसको ऐसे फोल्ड कर दो, ऐसे है, इसको ऐसे फोल्ड कर दो, थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा फोल्ड करो, तो क्या होगा, ऊपर में क्लाउड अभी भी बना रह जाएगा, लेकिन नीचे वाला क्लाउड डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का जो पी ऑर्बिटल ऐसे था, पी ऑर्बिटल जो पैरेलल ओवरलैप किए हुए था, जब इसको ऐसे फोल्ड कर दोगे, मतलब जब इसको ऐसे फोल्ड कर दोगे तो पी ऑर्बिटल ऐसे हो जाएगा। तो ऊपर तो अभी भी ओवरलैप्ड है, नीचे दूर भागेगा पी ऑर्बिटल, जिसके वजह से नीचे ओवरलैपिंग नहीं हुआ रहेगा। मतलब ये हुआ कि हर कार्बन पे पी ऑर्बिटल होना चाहिए और वो पी ऑर्बिटल पैरेलल होना चाहिए, तभी ऊपर में भी क्लाउड बनेगा और नीचे भी क्लाउड बनेगा। या ये बोल सकते हो कि हर कार्बन पे पी ऑर्बिटल होना चाहिए और मोलेकुल को प्लेनर होना चाहिए। मोलेकुल प्लेनर होगा तो पी ऑर्बिटल ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा, जिसके वजह से ऊपर और नीचे दोनों साइड क्लाउड बन जाएगा। हर एटम के पास पी ऑर्बिटल हो साइक्लिक पाथ पे और मोलेकुल प्लेनर नहीं रहा, ऐसे फोल्ड हुआ रहेगा, तो नीचे में क्लाउड नहीं बनेगा, नीचे का ओवरलैपिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ आया? मतलब दो तरह से बोल सकते हो, साइक्लिक पाथ पे हर कार्बन पे पी ऑर्बिटल हो और पी ऑर्बिटल पैरेलल हो, या इसी को बोल सकते हो साइक्लिक पाथ पे हर कार्बन पे पी ऑर्बिटल हो और मोलेकुल प्लेनर हो, तभी एरोमेटिक हो सकता है कंपाउंड। इसके साथ साथ वो जो क्लाउड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, पाई क्लाउड, उस क्लाउड में अगर ऑड नंबर पेयर इलेक्ट्रॉन हो, ऑड नंबर पेयर, ऑड नंबर पेयर मतलब 1 पेयर, 3 पेयर, 5 पेयर, ऐसा इलेक्ट्रॉन अगर हो तो वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। अगर उस क्लाउड में इवन नंबर पेयर इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इवन नंबर पेयर मतलब 2 पेयर, 4 पेयर, 6 पेयर, अगर इवन नंबर पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। फिर से समझते हैं, 1 पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 5 पेयर का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, इस तरह का, मतलब क्लाउड 2 इलेक्ट्रॉन का बने तो एरोमेटिक, 6 इलेक्ट्रॉन का बने तो एरोमेटिक, 10 इलेक्ट्रॉन का बने तो एरोमेटिक, क्लाउड 4 इलेक्ट्रॉन का बने एंटी एरोमेटिक, 8 इलेक्ट्रॉन का बने एंटी एरोमेटिक, 12 इलेक्ट्रॉन का बने एंटी एरोमेटिक। कई बार 2, 6, 10, इसको इस 5 पेयर का बाद क्या होगा, 7 पेयर मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, इसी को 4n + 2 बोल दिया जाता है, वेयर
वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 एक्सेट्रा। n का वैल्यू 0 दो तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, n का वैल्यू 1 दो तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, n का वैल्यू 2 दो तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जबकि यहाँ इवन नंबर पेयर इलेक्ट्रॉन को फॉरेन इलेक्ट्रॉन बोल दिया जाता है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3, इस तरह से 1 मतलब फॉरेन, n का वैल्यू 1 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन, 3 12 इलेक्ट्रॉन। समझ आया? इसी पे बेस्ड अब क्वेश्चंस करेंगे। अब मतलब तुमको बोलना है, तुमको ये बोलने में दिक्कत होता है ऑड नंबर पेयर, तो तुम ये बोल सकते हो कि 4n + 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अगर है तो एरोमेटिक बोलेंगे, और 4n इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अगर है तो उसको एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। लेकिन एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक हो, ये फर्स्ट वाला क्राइटेरिया फुलफिल करना ही होगा। ठीक है? लोकल ऑथर के बुक्स पढ़ोगे तो उसमें इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता है, हालांकि उसमें थोड़ा गलती है। थोड़ा गलती क्या मतलब, तुम्हारे लेवल पे कोई वैसा गलती नहीं है, तो तुम समझ सकते हो। इसी को सिंप्लीफाई करके हम बोले तो कि साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, मतलब कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है उसमें साइक्लिक रेजोनेंस मतलब किसी साइक्लिक पाथ पे रेजोनेंस होना चाहिए, और जितना रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उसका नंबर 4n + 2 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एरोमेटिक होगा। अगर 4n इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो उसको एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। हम क्वेश्चंस के थ्रू इन सारे चीजों को अभी हम समझाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इस पे एग्जाम्पल करें, इससे पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं, तब हम एग्जाम्पल करेंगे। अनयूजुअल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। देखो, अभी हमने देखा कि बेंजीन ना बहुत ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये एरोमेटिक होता है। इसके अलावा भी कई एरोमेटिक कंपाउंड है जो अभी हम देखेंगे। तो क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने दिखाया था, ये देखो, ये बेंजीन ही है ना, ये एरोमेटिक है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल मतलब इसके पास एनर्जी बहुत कम है, इसके पास एनर्जी बहुत कम है। कहाँ एनर्जी कम है? इसके पाई क्लाउड में एनर्जी बहुत कम है। अब देखो, नॉर्मल एल्कीन को अगर KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डाईऑल बन जाता है, जबकि ये बेंजीन है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, ये भी टूट सकता था और यहाँ OH लग सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, नो रिएक्शन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इस पाई बॉन्ड के पास एनर्जी ज्यादा है, इस पाई बॉन्ड के पास एनर्जी कम है। कम है मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से ये रिएक्ट नहीं किया। नॉर्मल पाई बॉन्ड होता, ब्रोमीन CCl4 के साथ रिएक्शन कराते तो ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ Br लग जाता। बेंजीन का Br2 CCl4 के साथ रिएक्शन कराते हो, कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर इसी में कैटालिस्ट डाल देते हो FeBr3 तो रिएक्शन होता है। लेकिन रिएक्शन हुआ भी ना तो कुछ अलग ही टाइप से हो गया, मतलब पाई बॉन्ड अभी भी इंटैक्ट है, पाई बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। मतलब रिएक्शन तो किया लेकिन पाई बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं किया। हुआ क्या रिएक्शन में? यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, 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 एक हाइड्रोजन को हटाया और उसके जगह पे कौन आ गया? Br आ गया। इसका एक Br यहाँ आ गया, यहाँ से H निकला, H, और इसका एक Br था जो HBr बन गया। ऐसा कंपाउंड नहीं बना, पाई बॉन्ड टूट के जैसा नॉर्मल एल्कीन में होता है वैसा यहाँ पे नहीं हुआ। मतलब जो कुछ भी रिएक्शन किया भी तो पाई बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि पाई बॉन्ड अगर डिस्टर्ब होता तो इसका एरोमेटिक नेचर खत्म हो जाता। मतलब बेंजीन का पाई क्लाउड का एनर्जी बहुत कम है। बेंजीन का पाई क्लाउड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है अपने एरोमेटिक नेचर के कारण। बेंजीन कभी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन शो करता है। H हटेगा, Br आएगा, सब्स्टिट्यूशन हुआ। यहाँ पे ये एडिशन था, ये बेंजीन नहीं है, नॉर्मल एल्कीन है, एडिशन शो किया। लेकिन बेंजीन अगर एडिशन शो करता तो ये बनता, एडिशन शो नहीं करता है। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता दें तो KMnO4 का पर्पल कलर होता है। पर्पल कलर KMnO4 सॉल्यूशन में बेंजीन डालने, पर्पल कलर
KMnO4 सॉल्यूशन में नॉर्मल एल्कीन डालने से पर्पल कलर इसका डिसअपियर और ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और KMnO4 MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है और ये ब्राउन होता है। ठीक है, जबकि बेंजीन को अगर पर्पल कलर सॉल्यूशन में डालोगे कोई कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगा। ब्रोमीन को जब CCl4 में डिजोल्व करते हैं तो रेड कलर होता है, ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन या रेड होता है। इसमें जब नॉर्मल एल्कीन को डालते हैं तो इसका रेडिश कलर, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है क्योंकि इसके साथ रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड बनाता है जो कलरलेस होता है। जबकि इसी का रेडिश ब्राउन कलर या रेड कलर ब्रोमीन CCl4 में अगर बेंजीन डालते हैं तो इसके कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करता है। समझ आया? जबकि कैटालिस्ट लेते हैं तो करता है रिएक्शन, लेकिन यहां भी रिएक्शन किया तो एडिशन नहीं किया, सब्स्टिट्यूशन किया। ठीक है, अब बढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल्स के तरफ। देखो, एक काम करते हैं, इसको नहीं लेते हैं, इसके पहले दूसरे पेज को लेते हैं। देखो, मेरे को बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा? सबसे पहला चीज क्या देखना है कि क्लाउड बनना चाहिए। क्लाउड बनने के लिए क्या होना है? हर कार्बन पे p ऑर्बिटल होना है। जबकि यहां पे ध्यान देना तो यहां पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन है 2, यहां पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए तो sp3 है, और sp3 अगर किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास p ऑर्बिटल है ही नहीं पाई बॉन्ड बनाने के लिए। sp3 मतलब क्या है कि तीनों p हाइब्रिडाइज्ड हो गया, अब पाई बॉन्ड कहां से बनेगा? ठीक है, अब पाई बॉन्ड छोड़ो, हर कार्बन पे क्या होना चाहिए था? p ऑर्बिटल होना चाहिए था। यहां इसके पास तो p ऑर्बिटल है नहीं, तो किसी भी साइक्लिक पाथ में बीच में कहीं भी sp3 कार्बन आ गया तो वो एरोमेटिक नहीं होगा, मतलब ये एरोमेटिक नहीं, क्लाउड ही नहीं बन रहा है। इसमें बताओ क्लाउड बन रहा है, बिल्कुल यहाँ पे p ऑर्बिटल है, यहाँ पे p ऑर्बिटल है, बट यहाँ पे p ऑर्बिटल नहीं है, ये तो sp3 कार्बन है, ये तो sp3 कार्बन है, इसका मतलब ये भी एरोमेटिक नहीं हुआ। अब एक काम करते हैं, ये कंपाउंड है, तुमको पता होगा यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। एक काम करते हैं, इससे H- को निकाल देते हैं, ये वाला H- को निकाल देते हैं, H- बना के इसको निकाल देते हैं। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, H- बन के निकला है, अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके निकला ही, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके निकल गया, बन क्या गया? बन गया, ये बार बार H हम नहीं दिखाएंगे, तुमको खुद सोचना होगा, ये बन गया। अब जरा गौर करो, यहाँ पे भी p ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी p ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी p ऑर्बिटल है। ऑफ कोर्स यहाँ पे p ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ पे p ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ पे p ऑर्बिटल खाली, बट p ऑर्बिटल तो है। अब तुम खुद सोचो कि अगर ये तीनों के पास p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या ये क्लाउड नहीं बन जाएगा? क्लाउड ऊपर में भी और नीचे में भी क्लाउड बन जाएगा। इसका मतलब पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है एरोमेटिसिटी वाला। अब ये क्लाउड में इलेक्ट्रॉन कितना है? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन था और एक इस कार्बन का p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड में है और क्लाउड बन रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4n+2, या 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑड पेयर, 1 पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, अभी बताया था ना 4n+2, n का वैल्यू 1 होगा, n का वैल्यू 0 होगा तो कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। n का वैल्यू 0 में, n का वैल्यू 0 में 2 इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 1 तो 4n+2 कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब एरोमेटिक के लिए कंडीशन है, तो बताओ ये क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया।
अब मेरे को बताओ, अगर इससे H माइनस निकाले तो एरोमेटिक हो गया, बट इससे निकालो H प्लस। H प्लस मतलब ये H को निकालो, अपना हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा। वैसे केस में इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा। अब देखो यहां भी पी ऑर्बिटल है, यहां भी पी ऑर्बिटल है, और यहां भी पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल लोन पेयर के साथ, पी ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन के साथ, पी ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन के साथ, क्लाउड तो बन रहा है ऊपर में भी और नीचे में भी क्लाउड बन रहा है। और क्लाउड में इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया ये, एंटी एरोमेटिक। मतलब देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और कितना, 4n प्लस 2 से सोचो ना, 4n प्लस 2 मतलब n का वैल्यू 0, 2 इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 1, 6 इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3, नहीं n का वैल्यू 0, 2 इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 1, 6 इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 2, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा रहे तो एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या था, 4n। 4n मतलब n का वैल्यू यहाँ 0 से शुरू होता, n का वैल्यू यहाँ 1 से शुरू होता था, तो n का वैल्यू 1 तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 तो 8 इलेक्ट्रॉन, ये सब अगर रहे तो एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये तब देखना है जब फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल करे, मतलब साइक्लिक क्लाउड बन जाए। ये क्या होगा, न एरोमेटिक न एंटी एरोमेटिक, मतलब नॉन एरोमेटिक। मतलब जो एंटी एरोमेटिक ना हो, एरोमेटिक ना हो, वो नॉन एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा, यहां पे देखो sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है, क्लाउड बन ही नहीं पाएगा, तो ये भी क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। इसमें भी एक sp3 कार्बन है, क्लाउड बन ही नहीं पाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है। लेकिन बताओ अगर इसी से एक H माइनस निकाल, H प्लस निकाल दो, H प्लस निकाल दो, यहां से एक H प्लस निकाल दो, तो देखो क्या बनेगा। अब बताओ क्या ये एरोमेटिक होगा, बिल्कुल एरोमेटिक होगा, बिल्कुल एरोमेटिक होगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, चारों ऑर्बिटल ऊपर में क्लाउड बना लेगा, नीचे में भी क्लाउड बना लेगा, क्लाउड बना लेगा। क्लाउड में इलेक्ट्रॉन कितना, 2 2 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ये हो गया एरोमेटिक। ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें इसका, तो इसमें तो sp3 कार्बन भरा पड़ा है, ये नॉन एरोमेटिक। इसमें ये तीनों sp3 कार्बन है, नॉन एरोमेटिक। इसमें ये sp3 कार्बन है, नॉन एरोमेटिक। अब जरा सोचो, अगर पेज का दिक्कत हो रहा है मेरे को, कोई बात नहीं। देखो ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, ये वाला जो कंपाउंड है, ये अगर इससे H प्लस निकाल दो, मतलब ये वाला H प्लस बना के निकाल दो। प्लस बना के मतलब बॉन्ड वाला दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का एक हाइड्रोजन का, दोनों छोड़ दे, H प्लस बन के निकल जाए, तो देखो क्या बनेगा। एक हाइड्रोजन यहां रहेगा। अब बताओ ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। हर कार्बन के पास पी ऑर्बिटल है, यहाँ पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, यहाँ भी पी ऑर्बिटल, लोन पेयर के साथ क्लाउड तो बन ही जाएगा। क्लाउड बन गया, क्लाउड में इलेक्ट्रॉन कितना, 2 2 4 2 6, मतलब ये एरोमेटिक। अगर इसी से H प्लस ना निकाल के H माइनस निकालो, H माइनस निकालो मतलब बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है दोनों, वो दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा, बनेगा ये क्लाउड। तो इस केस में भी बनेगा, यहाँ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, क्लाउड तो यहां भी बना, बट क्लाउड में इलेक्ट्रॉन 4 ही है, इसलिए एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है। थोड़ा टाइम देख लेते हैं कितना, या चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रहा है या नहीं।
रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रहा है। 45 मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है। हमको यहाँ पे रोकना पड़ेगा क्योंकि एक वीडियो 44 मिनट से ज़्यादा का देना समझदारी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम रोकते हैं तो अभी बहुत सारा एग्जाम्पल है। चलो ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ये वाला कंपाउंड। ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? बिल्कुल भी एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये sp3 कार्बन है। ये कार्बन sp3 कार्बन मतलब क्लाउड बनेगा ही नहीं, तो एंटी एरोमेटिक भी नहीं, नॉन एरोमेटिक भी, सॉरी एंटी एरोमेटिक भी नहीं, एरोमेटिक भी नहीं, ये होगा नॉन एरोमेटिक। अब इसमें क्या करो, इसमें से H माइनस को निकाल दो, H माइनस को निकाल दो। यहाँ से जो यहाँ 2H है, एक को H माइनस बना के निकाल दो, तो देखो क्या बनेगा। ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे हर कार्बन के पास, इसको फिर से बनाने दो, ये बन जाएगा। यहाँ पे देखो हर कार्बन के पास p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, यहाँ भी p ऑर्बिटल है, और हर कार्बन के पास p ऑर्बिटल, तो क्लाउड तो बन ही जाएगा। और क्लाउड में इलेक्ट्रॉन कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये एरोमेटिक होगा। इसका नाम है ट्रोपिलियम आयन। आगे हम डिटेल में बात करेंगे। इस लेक्चर को हम रखते हैं इतना ही, और अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड को, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो करेंगे तो वीडियो एडिटिंग में या फिर थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा तो पूरा वीडियो मेरे को डिलीट करना पड़ जाएगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड 1 में इतना ही रखते हैं और तुरंत से रिकॉर्ड करते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड 2। तुम जो भी वीडियो मेरा देखेगा वो एरोमेटिक कंपाउंड 1 और एरोमेटिक कंपाउंड 2 एक ही साथ देख लेगा। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड 1 देख लिया, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड 2 देख लेगा, और इस तरह से उसको एरोमेटिक कंपाउंड का कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड 1 में हम क्वेश्चंस कम कर पा रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड 2 जब आएगा लेक्चर तो उसमें केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होगा, वही तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।